कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर को दिखाया जाता है और ये समय था 2004। हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो इस शहर में किसी कंपनी में काम करने के लिए आई थी। उसका हस्बैंड कॉल करके उससे ये पूछ रहा था कि घर कब तक आओगी, तो वो महिला कहती है कि रात होने से पहले मैं घर आ जाऊंगी। इसके बाद कॉल कट करके महिला वापस से घर के अंदर जाने वाली थी, लेकिन तभी उस महिला को थैलियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन थैलियों में कुछ तो बहुत अजीब है। उसी वक्त अचानक से उस महिला के पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो प्रेत आत्मा है। उसी वक्त थैलियों में से एक हाथ बाहर निकलता है जो महिला के पैर को पकड़ लेता है, जिसको देख करके महिला काफी डर जाती है और वो अपने पैरों को वहाँ से हटा लेती है। आखिर ये सब कुछ महिला के साथ क्यों हो रहा है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, महिला एक टैक्सी को बुक करके वापस अपने घर चली जाती है। घर पर हम उसके हस्बैंड और एक बेटी को देखते हैं। वैसे दोस्तों, इस फैमिली के साथ कुछ तो बहुत अजीब होता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2006 का समय दिखाया जाता है, यानी कि 2 साल बाद। यहाँ पर हमें मैली नाम करके एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। हस्बैंड तो नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। वो अपने बेटे को स्कूल में छोड़ करके पुलिस स्टेशन चली जाती है। आज पुलिस स्टेशन में उसका पहला दिन था, इसलिए वो चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो। यहाँ पर हमें जैक नाम करके एक और डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो मैली का पार्टनर है, मतलब कि ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं। आज ये दोनों एक केस को स्टडी करने के लिए जंगल में गए थे। कई सालों के बाद इन्हें एक कार मिली है जंगल में और उसमें एक इंसान भी है। इंसान के कंकाल को देख करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि एक्सीडेंट को हुए कुछ साल तो हो गए हैं। फिलहाल इन्हें ये पता लगाना है कि उस कार में जो इंसान है वो कौन है और ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। और ये पता लगाने में मैली को ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि कार का नंबर प्लेट अभी भी था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जिस इंसान का कार में एक्सीडेंट हुआ है, उस इंसान का संबंध उस फैमिली से है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ मैली को यह भी मालूम चल जाता है कि कार में जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है वो कौन से घर में रहता था। अगले दिन सुबह में मैली उस घर पर जाती है ये सोच करके कि उसे कुछ जानकारी मिल जाएगी। वो दरवाजे पर जाती है और दरवाजे को बार बार नॉक करती है, लेकिन दरवाजे को कोई नहीं खोलता। उसी वक्त मैली को घर के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बाहर से ही दरवाजे को खोल करके अंदर चली जाती है। अंदर जाने से पहले वो बार बार आवाज लगा रही थी, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो गन लेकर के जैसे ही अंदर जाती है तो किचन में एक बूढ़ी औरत को देखती है। वैसे इस महिला का नाम था एलिस और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा था। वो मैली से ये कहती है कि टॉम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता है। दरअसल दोस्तों, टॉम उसका पति है। यहाँ वो अचानक से मैली के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। मैली हेल्प मांगने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन तभी वो टीवी के सामने किसी इंसान को बैठा हुआ देखती है। जब वो उस इंसान के करीब जाती है तब उसे मालूम चलता है कि वो इंसान तो मर चुका है और उसकी बॉडी सड़ रही है। दरअसल दोस्तों, ये इंसान टॉम ही है, एलिस का पति। टॉम को देख करके मैली काफी डर जाती है। वो भाग करके बाहर चली जाती है। रात का समय हो चुका था और वो कार को ड्राइव करते हुए घर जा रही थी। बीच रास्ते में वो एक छोटी बच्ची को देखती है जो उसके कार के सामने आ जाती है, जिसको देख करके मैली डर जाती है और वो अपनी कार को काफी स्पीड में घुमा लेती है। कुछ समय के बाद जब वो कार से उतर करके वापस पीछे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। जिस रास्ते से वो घर जा रही थी उसी रास्ते में जैक का भी घर पड़ता है। बस इसीलिए वो जैक के घर रुक जाती है, क्योंकि वो केस से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि ये दोनों जिस केस पर काम कर रहे हैं वो केस काफी पुराना है और उस केस के बारे में जैक को काफी जानकारी है। वो बात अलग है कि वो मैली को साफ साफ कुछ बता नहीं रहा है। यहाँ मैली जैक को बताती है कि मैं उस घर में गई थी और वहाँ पर एक और लाश पड़ी हुई है, जिस पर जैक बताता है कि उस घर की पूरी फैमिली मारी गई। जो भी आज तक उस घर में गया वो सब मारे गए। जिस पर मैली पूछती है कि आखिर वो सब कैसे मारे गए, तो जैक कहता है कि भूली हुई चीज को मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता, वो बहुत ही खौफनाक था। मैली एक बार फिर से उससे पूछती है कि ये केस इतना पुराना हो चुका है, लेकिन आज तक तुम उस घर में क्यों नहीं गए। जिस पर जैक बताता है कि तुमसे पहले मेरा एक पार्टनर हुआ करता था और हम दोनों साथ में उस घर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मेरे पार्टनर का कहना था कि उस घर में कुछ अजीब है, जैसे कि भूत प्रेत काली शक्ति। अगर ये सच भी है तो हम इन सब के बारे में लोगों के सामने बात नहीं कर सकते।
सकते, क्योंकि भूत प्रेत के बारे में अगर हम लोगों के सामने बात करेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। जैक उससे ये भी कहता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। अगले दिन स्टेशन में जब मैली इस केस से जुड़े फाइलों को पढ़ रही थी, तब इन फाइलों के जरिए उसे एक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में मालूम चलता है। इस रियल एस्टेट एजेंट की कहानी भी कुछ अलग है। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है एक बार फिर से 2004 में। यहाँ पर हमें उस रियल एस्टेट एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है पीटर। यहाँ पर हमें उसकी बीवी नीना को भी दिखाया जाता है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए पीटर उसे चेकअप करवाने के लिए अस्पताल लाया था। वैसे बारिश तो काफी तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी कार को ला करके मिसेस एलिस और टॉम के घर के सामने रोक देता है। घर के सामने खड़े होकर के वो दरवाजे पर बार बार नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। दरअसल दोस्तों एलिस और टॉम ये दोनों इस घर को बेचने के लिए पीटर से बात कर चुके हैं। वो इन दोनों का सिग्नेचर लेने के लिए घर आया था। घर के अंदर से जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो आराम से वो दरवाजे को लॉक को खोल करके अंदर चला जाता है, लेकिन अभी भी वो पूरा अंदर नहीं गया था, बल्कि दरवाजे पर खड़े होकर के बार बार आवाज लगा रहा था। इस बीच घर के अंदर एक टब में छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। पूरा टब खून से भरा हुआ था। बच्ची को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, किसी वजह से वो भूत बन चुकी है। फिलहाल जब घर के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो पीटर वापस से अपनी कार में चला जाता है। घर पहुंचने के बाद पीटर थोड़ा अच्छा फील करने के लिए जा करके शावर लेता है। जब वो शावर ले रहा था तब उसके सर में से एक हाथ बाहर निकलता है। वैसे इस चीज को पीटर भी महसूस करता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। पीटर को लगा कि आस पास कोई है, लेकिन जब वो देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। खैर दोस्तों शावर लेने के बाद वो अपने कमरे में आकर के सोने लगता है। रात के समय में अचानक से बार बार कोई उसके कंबल को खींच रहा था, जिसकी वजह से अचानक से पीटर की आंख खुल जाती है। जब वो अपने पैरों के पास देखता है तब उसे एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसको देख करके वो डर जाता है और लाइट्स को ऑन करता है, लेकिन कमरे में पीटर को कुछ नहीं दिखाई देता। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो चुपचाप फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह में उठ करके वो अपनी बीवी के लिए नाश्ता बनाता है और फिर से मिसेस एलिस और मिस्टर टॉम के घर पर जाता है सिग्नेचर लेने के लिए। घर के दरवाजे पर अचानक से एक बच्ची आकर के खड़ी हो जाती है, जिसको देख करके पीटर डर जाता है। उस बच्ची का नाम था मिलिंडा और वो काफी साइलेंट मोड में थी। जब पीटर उस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, तो वो कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि उसी वक्त उसके नाक से ढेर सारा खून गिरने लगता है। इसीलिए पीटर उस बच्ची को लेकर के घर के अंदर जाता है और उसके खून को अच्छे से साफ करता है। अब असल में यहाँ पर हुआ क्या ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मैली को दिखाया जाता है, जो कि देर रात तक जाग करके अभी भी इस केस को स्टडी कर रही थी। रात में जब वो मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जाती है, तभी अचानक से कोई उसके पीछे आ जाता है, जो कि मैली के सर को पकड़ करके उसे पानी में डुबाने लगता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैली खुद को छुड़ा लेती है, और जब वो पीछे मुड़ करके देखती है तो उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। एक पल के लिए उसे भी लगा कि ये उसका वहम होगा। अगले दिन स्टेशन में मैली इस बार उस रियल एस्टेट एजेंट को थोड़ी देर के लिए साइड करती है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए उसे कहानी से बाहर निकाल दिया गया है। और अब कहानी में एंट्री होने वाली है मिसेस एलिस और मिस्टर टॉम की, जो उस घर में रहते थे। मतलब कि अब कहानी शिफ्ट होने वाली है 2005 में, जहां हमें एना नाम करके एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। दरअसल टॉम ने ही उसे अपने घर बुलाया था, क्योंकि वो एना से अपनी बीवी का इलाज करवाना चाहते थे। दरअसल उनकी जो बीवी है यानी कि एलिस, वो बीमार है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वो अपनी बीवी को अस्पताल नहीं लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि एलिस की जो हरकतें हैं वो थोड़ा मेंटल टाइप की हो चुकी हैं। अगर टॉम अपनी बीवी को अस्पताल लेकर के गया तो अस्पताल वाले उसे पागल खाने में पक्का भेज देंगे। टॉम यही नहीं चाहता है, वो किसी भी हाल में अपनी बीवी को अपने पास रखना चाहता है। उसके दिमाग का इलाज करने के लिए ही एना यहाँ पर आई है। वो टॉम से कहती है कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वो धीरे धीरे एलिस के दिमाग का इलाज करेगी। तो टॉम कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो एना को एक पर्सनल कमरा भी देता है, मतलब कि अब एना को आज से ही एलिस का ध्यान रखना होगा। एलिस को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये पूरी जिम्मेदारी अब एना को देखना है।
वो एलिस के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल में जाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों हमें अचानक से मालूम चलता है कि जो मिलिंडा है वो ऐना का पीछा कर रही है। वो ऐना के बहुत करीब आकर के उसका हाथ पकड़ करके खड़ी थी, लेकिन इसके बारे में ऐना को एहसास नहीं होता। वैसे एक पल के लिए एहसास तो होता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके पास में था कौन। वो सारा सामान ला करके गाड़ी में रखती है और वापस घर आ जाती है। जब वो घर पर वापस आती है तब वो घर के सामने एक इंसान को देखती है जो कि शांति से खड़े होकर के बस उस घर को ही घूर रहा था। वैसे इस इंसान का नाम विल्सन है। ऐना घर के अंदर जाती है और टॉम को बताती है कि घर के बाहर कोई खड़ा है जो काफी समय से घर को घूर रहा है। जिसके बाद जब टॉम जाकर के खिड़की से विल्सन को देखता है तो उसे पहचान लेता है। विल्सन को देखने के बाद टॉम जाकर के किसी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा जो आदमी है वो काफी समय से यहाँ पर खड़ा है। दरअसल दोस्तों टॉम ने जिस इंसान के पास कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि जैक था, और फिलहाल जो विल्सन है वो जैक का ही पार्टनर है। जैक अपने पार्टनर को कार में बैठा करके उसे वापस घर छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से रास्ते में विल्सन को पता नहीं क्या हो गया। वो अपनी गन निकालता है और गन को गाल पर रख करके शूट कर लेता है। फिलहाल दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मैली को दिखाया जाता है, जिसे अभी अभी मालूम चला है कि जैक का जो पार्टनर था वो विल्सन था। फाइल की मदद से उसे ये भी मालूम चल जाता है कि विल्सन को किस अस्पताल में रखा गया है। विल्सन से सामने से बात करने के लिए अगले दिन मैली उस अस्पताल में जाती है, जहां हमें मालूम चलता है कि गाल पर गोली लगने की वजह से विल्सन का पूरा चेहरा खराब हो चुका है। लेकिन विल्सन को आज भी डरावनी चीजें दिखाई दे रही थी। विल्सन कहता है कि तुम भी उसी घर में से होके आ रही हो, तुम्हें भी कुछ जवाब चाहिए। विल्सन ये भी कहता है कि वो हर जगह है, उससे कोई नहीं बच पाएगा। तुम अगर उस घर के अंदर जा चुकी हो तो तुम्हारे साथ भी सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आज तक मेरे साथ हो रहा है। वो अभी भी मेरे सामने खड़ी है। यहाँ जो विल्सन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए मैली उससे बात नहीं करती, बल्कि वो अस्पताल से बाहर आ जाती है। फिलहाल दोस्तों जब विल्सन और जैक ये दोनों साथ मिल करके इस केस पर स्टडी कर रहे थे तो उस समय का हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो विल्सन था वो जैक से कह रहा था कि वो मेरे पीछे पड़ चुके हैं, मैं जहाँ पर जाता हूँ वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो जैक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ रहो। इतना कहने के बाद वो विल्सन को अपनी कार में ले जाकर के बैठा लेता है। कार में बैठते ही उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसको देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो उस चीज को देख करके इतना जोर से चिल्ला रहा था कि जैक भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। फिलहाल जिस चीज को वो देख रहा था वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था, मतलब कि जैक बगल में बैठा हुआ था लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। खैर दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और काफी लंबे समय के बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है। दरअसल मिलिंडा को देखते देखते वो सो गया था। रात को जब उसकी बीवी कॉल करती है तब वो जग जाता है। उसकी बीवी उससे ये पूछ रही थी कि घर वापस कब तक आने वाले हो, रात काफी ज्यादा हो गई है। तो पीटर कहता है कि बच्ची घर में अकेली है तो इसीलिए वो उसे छोड़ करके नहीं आ सकता। ठीक उसी वक्त अचानक से दरवाजे को कोई खटखटाता है। पीटर जा करके जब दरवाजे की मिरर से बाहर देखता है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपना सर घुमा करके खड़ी थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे देख करके पीटर हैरान नहीं होता, वो दरवाजा खोल देता है। हैरान तो तब होता है जब घर के बाहर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई देता, और जब वो घर के अंदर आता है तो मिलिंडा भी सोफे पर से गायब थी। उसी वक्त पीटर को ऊपर की तरफ से मिलिंडा की आवाज सुनाई देती है। मिलिंडा को ढूंढते हुए वो वापस से ऊपर के एक कमरे में जाता है। कमरे में उसे एक टब दिखाई देता है जो कि खून से भरा हुआ था। पीटर को ऐसा एहसास हो रहा था कि टब के अंदर कोई है, इसीलिए वो टब के करीब जा करके चेक कर रहा था। लेकिन तभी टब के अंदर से मिलिंडा बाहर निकलती है जो कि पीटर को काफी जोरों से पकड़ लेती है। लेकिन जैसे तैसे करके पीटर खुद को छुड़ा लेता है और फौरन यहाँ से भागता है। अब असल में यहाँ पर पीटर के साथ हुआ क्या ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है और हम उसकी बीवी को देखते हैं। जब वो उठ करके किचन में जाती है तब उसे मालूम चलता है कि पीटर वापस घर आ चुका है, लेकिन पीटर ने अपने हाथों में एक चाकू ले रखा है। वो जैसे ही अपनी बीवी को देखता है तो उस पर हमला कर देता है। अगले दिन सुबह में हमें मालूम चलता है कि पीटर ने अपनी बीवी को जान से मार दिया। बीवी को जान से मारने के बाद उसने खुद को भी टब में डुबा करके अपनी जान दे दी। खैर दोस्तों इसके बाद हमें फिर से एलिस और टॉम को दिखाया जाता है। रात के समय में जब ऐना खा पी करके सो रही थी तब अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे एलिस के कमरे से आ रही थी। वो एलिस के कमरे
में जाती है तब उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देख करके वो काफी डर जाती है। दरअसल वो देखती है कि एलिस के ऊपर एक भूत है। उसी वक्त कमरे में टॉम आकर के लाइट्स को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पहले तो एना को ये लग रहा था कि एलिस को दिमाग से प्रॉब्लम है, लेकिन जब आज उसने एलिस के ऊपर भूत को देखा तब उसे मालूम चल गया कि एलिस के साथ कोई भूत प्रेत का लोचा है। इसीलिए वो सीधा सीधा टॉम से बोल देती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अगले दिन सुबह में वो सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन निकलने से पहले वो आखिरी बार एलिस से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि एलिस ने अपने पति को जान से मार दिया है। टॉम को जान से मार देने के बाद एलिस अपने ही हाथ के उंगलियों को चाकू से काट रही थी, जिसको देख करके एना बहुत डर जाती है। वो भागते हुए बाहर जाकर के अपने कार में बैठ जाती है और यहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी कार में उसे एक भूत दिखाई देता है, जिसको देख करके वो काफी डर जाती है और इसी वजह से उसके कार का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कार के अंदर जो कंकाल है वो एना का है और फिलहाल ये बात जैक और मैली को भी मालूम चल गया था। अब यहाँ से दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अस्पताल में एलिस को दिखाया जाता है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो टॉप फ्लोर पर जाती है और वहाँ से छलांग लगा करके अपनी जान दे देती है। यहाँ पर हम आखिरी बार उस मिलिंडा नाम करके बच्ची को भी देखते हैं। वो काफी समय से एलिस के पीछे पड़ी हुई थी। खैर दोस्तों अब इसके बाद हमें मैली को दिखाया जाता है। वैसे रात में उसे नींद नहीं आ रही थी और तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। उसका पीछा करते हुए जब मैली वॉशरूम में जाती है तब उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। हालांकि जैसे ही वो लाइट्स को ऑन करती है तो वो परछाई गायब हो जाती है। वैसे उस परछाई को देख करके मैली बहुत डर चुकी थी। मूड को फ्रेश करने के लिए वो बाहर जा करके स्मोक करने लगती है। तभी फिर से उसे घर के अंदर किसी की परछाई दिखाई देती है, इसीलिए इस बार वो सीधा भाग करके अपने बेटे के कमरे में जाती है। वैसे दोस्तों इन सब की वजह से एलिस बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए वो रात के समय में जैक के पास जाती है। वो जैक को बताती है कि जो विल्सन के साथ हो रहा था अब वो मेरे साथ हो रहा है। जब भी मैं आंखों को बंद करती हूँ तो वो मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। मैं उन लोगों की तरह मरना नहीं चाहती हूँ। इस बात का डर है कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ गलत न कर दूं, इसीलिए मैं इन सब को हर हाल में रोकना चाहती हूँ। तो जैक कहता है कि अगर तुम इन सब को रोकना चाहती हो तो तुम्हें उस पूरे घर को जलाना होगा। इसके बाद हम मैली को देखते हैं जो अपने बेटे को साथ में लेकर के कार से उसी घर के सामने जाती है। कार से बाहर निकल करके वो अपने बेटे से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कार को अनलॉक करके बाहर बिल्कुल मत आना। इतना कहने के बाद वो एक डब्बे को बाहर निकालती है जिसके अंदर पेट्रोल था। पेट्रोल को अंदर ले जाने के बाद जब वो घर में उसे छिड़क रही थी तब उसे काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से इस घर के अंदर लोगों को मारा गया था वो सब कुछ मैली को दिखाई दे रहा था। अचानक से मैली अपने बेटे को देखती है जो कार से बाहर निकल करके घर के अंदर आ गया था। वो अपनी माँ से कहता है कि ऐसा मत करो, इस घर को मत जलाओ। तो मैली कहती है कि मैंने तुम्हें कार से बाहर आने के लिए मना किया था। इतना कहने के बाद वो लाइटर निकालती है और सामने अपने बेटे की तरफ फेंक देती है। दरअसल सामने जो खड़ा था वो उसका बेटा नहीं था बल्कि मिलिंडा थी, जो कि मैली को भटकाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैली मिलिंडा के साथ पूरे घर को जला देती है। वो बाहर आकर के देखती है तो उसका बेटा कार में ही बैठा हुआ था। पूरे घर को जला देने के बाद अब सब कुछ खत्म हो चुका था, ऐसा मैली को लग रहा था। उसे लगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा। वो अपने बेटे को लेकर के वापस अपने पुराने घर आ जाती है। सुबह में जब उसका बेटा तैयार होकर के स्कूल जाने के लिए निकलने वाला था तो अचानक से मैली को मालूम चलता है कि जिसे वो गले लगा करके बैठी हुई है वो उसका बेटा नहीं है, क्योंकि उसका जो बेटा है वो पीछे के साइड में बैग रख करके बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। बाद में उसे मालूम चलता है कि जिसे वो गले लगा करके बैठी हुई है वो मिलिंडा है, मतलब कि अभी तक मिलिंडा ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया था। यहाँ मैली खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती। आखिरी में मिलिंडा उसे भी जान से मार देती है। और वैसे दोस्तों मैली तो मर चुकी है लेकिन फिर भी ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है। अगर मिलिंडा जिंदा है तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और जो भी मिलिंडा के करीब जाएगा उसका मरना तो तय है। खैर दोस्तों फिलहाल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।